चलो आ जाओ भाई। ठीक है। ओके। तो अब हम पढ़ रहे थे ऑब्जेक्टिव टू प्रोड्यूस ट्रांसजेनिक क्रॉप्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो इसको अब हमें देखना है। आवाज आ रही है मेरी ऑनलाइन वालों? अरे ऑनलाइन ऑफलाइन हो तुम लोग? मेरी आवाज यहां तो आएगी, वहां तक जानी चाहिए, दूर तक। अरे ओके डन, चलिए आइए। तो सभी मतलब ये जो लोग बैठे हैं इनको खास करके बोलूंगा मैं, जितना दिमाग है उसका पूरा भरपूर उपयोग करिएगा। नहीं, आज अलग ही करना है, अलग ही लेवल का करना है। आज का ये जो 7 का जो बी पढ़ने जा रहे हैं इसमें, हाँ, नेमाटोड रेजिस्टेंट प्लांट, ये थोड़ा अलग ही लेवल की चीज है। तो इसको बहुत अलर्ट होकर बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, आइए देखते हैं 7 का बी, नेमाटोड रेजिस्टेंट प्लांट। ओके, आइए। तो 7 का बी, नेमाटोड रेजिस्टेंट प्लांट। अब ये नेमाटोड रेजिस्टेंट प्लांट पूरा डिटेल में अच्छे से देखते हैं। देखिए, एनसीईआरटी बोलती है कि जो नेमाटोड हैं दे इन्फेक्ट वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन। मतलब नेमाटोड प्लांट्स को, एनिमल्स को, ह्यूमन को, सबको इन्फेक्ट करते हैं। लेकिन हमें यहां पर क्या लेना है, एक नेमाटोड का एग्जाम्पल लेना है। एक नेमाटोड है जिसका नाम है मेलोइडेगाइने इनकॉग्निशिया। मेलोइडेगाइने इनकॉग्निशिया, ये एक नेमाटोड है। ये कई प्लांट्स में कॉज करता है रूट नॉट डिजीज इन मैनी प्लांट्स इंक्लूडिंग टोबैको प्लांट। कई प्लांट्स में बीमारी कॉज करता है इंक्लूडिंग टोबैको प्लांट। और जिस प्लांट को ये अटैक करता है उसकी यील्ड को रिड्यूस कर देता है। बीमारी का नाम ही बता रहा, रूट में क्या बन जाएंगे, नॉट। नॉट मतलब गांठ सी पड़ जाएगी, स्वेलिंग सी आ जाएगी रूट में। तो हमने क्या किया है वो समझो। हमने डेवलप किया है नेमाटोड रेजिस्टेंट, हमने बनाया है नेमाटोड रेजिस्टेंट टोबैको प्लांट। हमने नेमाटोड रेजिस्टेंट टोबैको प्लांट बनाया है। कैसे बनाया है? बाई आरएनए-आई। आरएनए-आई का मतलब है आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक। आरएनए-आई टेक्निक से हमने नेमाटोड रेजिस्टेंट प्लांट बनाया है। ये आरएनए-आई एक्चुअली होता क्या है? इट इज अ टेक्निक ऑफ जीन साइलेंसिंग। जीन साइलेंसिंग की एक टेक्निक है। सर जीन साइलेंट करना मतलब? जीन साइलेंट करने का मतलब इनहिबिशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जीन के एक्सप्रेशन को इनहिबिट कर देना। मतलब जीन से प्रोटीन बनना रोकना। जीन को बोलेंगे तू एमआरएनए तो बना ले, जीन को बोलेंगे तू एमआरएनए तो बना ले, लेकिन तेरे को प्रोटीन नहीं बनाने देंगे। तो जीन से प्रोटीन नहीं बनने देंगे। और आपको बताऊं, आरएनए-आई टेक प्लेस in all eukaryotic organism as a method of cellular defense. सेलुलर, सेल के डिफेंस का एक सिस्टम है आरएनए-आई। सभी यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, प्रोकारियोट में नहीं होगा। सभी यूकारियोट में सेल के डिफेंस सिस्टम में आरएनए इंटरफेरेंस होता है, सभी यूकारियोट में। कैसे होता है वो सारी बात मैं करने जा रहा हूं। अच्छा, मतलब हमें दो तरह पढ़ना पड़ेगा। एक तो पढ़ना पड़ेगा सर आरएनए-आई नेचुरली कैसे होता है, सभी यूकैरियोट में होता है मतलब नेचुरल है, वो कैसे होता है वो भी डील करना है। और ये भी डील करना है कि आर्टिफिशियली कैसे कराते हैं,
दोनों देखना है। अच्छा, इस टेक्निक में क्या होता है, जीन को एमआरएनए तो बना लेने देते हैं, प्रोटीन नहीं बनाने देते। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। मान लो ये प्लांट सेल है, प्लांट है, अरे प्लांट एनिमल कुछ भी समझो, कोई भी यूकैरियोट, एक पेस्ट आया, ये पेस्ट की सेल है। पेस्ट ने अपनी जीन से बना लिया एमआरएनए, ट्रांसक्रिप्शन से बना लिया एमआरएनए। अब एमआरएनए से ये प्रोटीन बनाना चाह रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, किसी तरह, नेचुरल बात कर रहा हूं, कुछ ऐसा हो जाता है कि पेस्ट ने एमआरएनए तो बना लिया, लेकिन किसी तरह से इस एमआरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए ले आते हैं। क्या ले आते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए। कहां से आएगा वो भी बताऊंगा। हम ले आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए कहीं से। तो एमआरएनए कॉम्प्लीमेंट, इस जीन के एमआरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए का जुगाड़ हो गया, तो ये तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया। अब तो ट्रांसलेशन होगा ही नहीं, प्रोटीन नहीं बनेगा। तो पेस्ट ने अपनी जीन से एमआरएनए तो बना लिया, प्रोटीन नहीं बना पाएगा। अब बिना प्रोटीन के कोई सरवाइव नहीं कर पाता, तो पेस्ट की डेथ हो जाएगी। तो आरएनएआई टेक्निक में क्या होता है, पूरा सुनिएगा। इन आरएनएआई टेक्निक, mRNA of a target gene is not allowed to translate. किसी जीन के mRNA को ट्रांसलेशन से रोक दिया जाता है, ट्रांसलेशन नहीं करने दिया जाता, बल्कि डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। किसकी मदद से? कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की मदद से, कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की मदद से। सर हम कराएं तो हम समझते हैं कि हम आरएनए दे देंगे कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है सर, लेकिन नेचुरली कैसे होगा? भाई पेस्ट मेरी बॉडी में आया, मान लो, मेरी प्लांट छोड़ो, मेरी बॉडी में ये पेस्ट आया, अपनी जीन से एमआरएनए बना लिया, नेचुरल अब कैसे होगा? तो सुनिएगा, नेचुरल कैसे हो सकता है? हो सकता है मेरी बॉडी को किसी वायरस ने अटैक किया जिसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, वायरस हैविंग आरएनए जीनोम, वायरस जिसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल है वो आ गया मेरी बॉडी में। तो मेरी बॉडी में पेस्ट ने अपनी जीन से क्या बना दिया? एमआरएनए, एमआरएनए बना चुका है। उसी दौरान मुझे किसी वायरस का इन्फेक्शन हुआ जिसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल था, एंड इत्तेफाक से, कोइंसिडेंस, कि वायरस का जो आरएनए था वो इस जीन के एमआरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री निकला, तो जुड़ गया, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया। ट्रांसलेशन रुक गया या नहीं? एक ये तरीका है, इत्तेफाक है सारा। या मेरी बॉडी में ट्रांसपोजॉन्स है, जंपिंग जीन्स। ट्रांसपोजॉन्स को एनसीईआरटी लिखती है मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट। अरे जो इधर उधर कूदेगा उसे मोबाइल ही तो बोलेंगे। मेरी बॉडी में कुछ ट्रांसपोजॉन ऐसी हैं, जब डीएनए रेप्लिकेशन करती हैं तो डीएनए से डीएनए नहीं बनाती वो। मेरे पास कुछ ट्रांसपोजॉन ऐसे हैं जो डीएनए से आरएनए बनाता है, डीएनए से डीएनए नहीं बनाता, डीएनए से आरएनए, फिर आरएनए से डीएनए बनता है। मान लो मेरे पास कुछ जंपिंग जीन्स हैं जो रेप्लिकेट करती हैं आरएनए इंटरमीडिएट बनाकर, आगे डीएनए से आरएनए बनाएंगे, आरएनए से डीएनए बनेगा। तो ये जो आरएनए बनाया मेरी जंपिंग जीन ने, इत्तेफाक से वो आरएनए इस पेस्ट के एमआरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री निकला, जुड़ गया, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो गया। तो देखो फिर से, हाँ सब कुछ कोइंसिडेंस है, सब कोइंसिडेंस, इत्तेफाक है सब, कि पेस्ट ने अटैक किया, प्लांट हो या हम हो, पेस्ट ने अटैक किया, जीन, पेस्ट के जीन से क्या बना? एमआरएनए। अब पेस्ट चाह रहा है कि प्रोटीन बना ले, प्रोटीन बनाएगा तभी तो सरवाइव करेगा, तो एमआरएनए तो बना लिया, लेकिन उसी समय वायरस का अटैक हो गया जिसके पास आरएनए जेनेटिक मटेरियल था, वो आरएनए इत्तेफाक से इस एमआरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री जुड़ गया। या फिर मेरे जंपिंग जीन ने डीएनए से आरएनए बनाया, वो आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री निकला इत्तेफाक से और जुड़ गया इस जीन के एमआरएनए से।
तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया। तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से राइबोसोम जुड़ता नहीं है, तो ट्रांसलेशन नहीं होगा, प्रोटीन नहीं बनेगा, बिना प्रोटीन के पेस्ट की डेथ हो जाएगी। ठीक है, हाँ भाई बोलो। हमारी बॉडी के अंदर बना है, सेल के अंदर नहीं, बॉडी में। पेस्ट के अंदर जाएगा ना, हम तरीका बताएंगे ना, अभी आर्टिफिशियल मेथड होगा वहां पर बताऊंगा ना। और ये पेस्ट लोग क्या करते हैं, हमारी सेल से न्यूट्रिशन खींचते हैं। अब जब न्यूट्रिशन खींचते हैं तो ये भी चला जाता है, आरएनए भी। कोई भी पेस्ट हो यार, हाँ, क्योंकि हम नेमाटोड रेजिस्टेंट प्लांट पढ़ रहे हैं। कहां पर? ये नेमाटोड है मान ले, अनवांटेड कोई भी हो, पेस्ट ही है वो, राइट? हाँ, आरएनए से डीएनए भी बनाता है। अब सुनो, एनसीईआरटी निकालो, पेज नंबर 209। अरे अभी तो शुरुआत है, रुको तो, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है आपको आज। एनसीईआरटी का पेज नंबर 209, ऑनलाइन वालों भी। एनसीईआरटी पेज नंबर 209, सेकंड लास्ट पैराग्राफ, सेकंड लास्ट पैराग्राफ, अरे डायग्राम के नीचे वाला पैराग्राफ, उसकी आखिरी की 3 लाइनें पढ़ो, आखिरी की 3 लाइनें, डायग्राम के नीचे वाला, कॉटन वाला डायग्राम के नीचे आखिरी की 3 लाइन, फर्स्ट पैराग्राफ की, देखो क्या लिखा है। द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए कुड बी, देख लो क्या लिखा है, बाय इन्फेक्शन हैविंग आरएनए जीनोम और बाय मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट या ट्रांसपोजोन दैट रेप्लिकेट वाया आरएनए इंटरमीडिएट। यही तो समझाया मैंने। एनसीईआरटी में समस्या क्या आती है मैं बताता हूं। अभी ये नेचुरल की बात हो रही है, पहले पैराग्राफ में नेचुरल आरएनएआई की बात हो रही है, अगले पैराग्राफ में आर्टिफिशियल आरएनएआई की बात हो रही है। एनसीईआरटी ने कहीं कुछ लिखा तो नहीं कि मैं अभी नेचुरल की बात कर रहा हूं, अब मैं आर्टिफिशियल की बात कर रहा हूं। तो लोग पढ़ते हैं तो बोलते सर हो क्या रहा है, कहीं बोलता है आरएनए यहां से आएगा, कहीं लिखता है कहीं और से आ रहा है, दो अलग अलग है। तो इस पहले पैराग्राफ में नेचुरल आरएनएआई की बात हुई है, जो अगला है वो आर्टिफिशियल, उसको भी पढ़वाऊंगा आपसे, लेकिन आगे मैं पढ़ाऊं तो सही थोड़ा। क्लियर है? तो आरएनएआई में पेस्ट के जीन को एमआरएनए बना लेने देंगे, ट्रांसलेशन नहीं होने देंगे, बल्कि डिस्ट्रॉय कर देंगे उस एमआरएनए को। चलिए आर्टिफिशियली कैसे होता है, मतलब हमने कैसे डेवलप किया है नेमाटोड रेजिस्टेंट टोबैको प्लांट बाय आरएनएआई, ये देखना है अपन को। ठीक है, आइए देखते हैं, और यही मेन मुद्दा है। अलर्ट रहिएगा बिल्कुल, अब अलग ही तरह की बातें करेंगे हम। हवा में बातें नहीं, सब बोर्ड पे बातें होंगी, हवा में कहां से बात हो जाएगी, हवा में बातें होंगी। यहाँ जीरो ग्रेविटी थोड़ी ना कि हवा में उड़ लेंगे और फिर बात करेंगे। अरे नहीं, देखो आर्टिफिशियल जो बताने जा रहा हूं उसमें ये पूरा बोर्ड भरने वाला है, सो बी वेरी अलर्ट और बड़े ध्यान से। बहुत अच्छा लगेगा जब आपको समझ में आएगा ना, तब अच्छा लगेगा, थोड़ा वेट करिए। देखिए ये एक, यहां पर मेलाइडोगाने इनकॉग्निशिया, ये देखो ये नेमाटोड है, मेलाइडोगाने इनकॉग्निशिया। मैंने अपने हैंडआउट्स में भी इसकी फोटो बना रखी है, छोटे से अर्थवर्म जैसा दिखता है, मेलाइडोगाने इनकॉग्निशिया। इसकी एक जीन है, ये रही नेमाटोड की, ये जीन है, नेमाटोड के अंदर ही है, मतलब ये देखिएगा सबको दिख रहा होगा, अ नेमाटोड स्पेसिफिक जीन है ये, नेमाटोड की स्पेसिफिक जीन है, नेमाटोड के अंदर ही, मतलब नेमाटोड बॉडी में ही है, मतलब यहां है। नेमाटोड की ये वो जीन है जो ऐसा प्रोटीन बनाती है
जो नेमाटोड के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। नेमाटोड की ये वो जीन है जो ऐसा प्रोटीन बनाती है जो नेमाटोड के जिंदा रहने के लिए जरूरी है। क्लियर? अब सुनिए, ये नेमाटोड के अंदर है अभी। हाँ, इस जीन की 2 कॉपी अब मैं तैयार करने जा रहा हूं। ये तो नेमाटोड की नेचुरल है। अब इस जीन की 2 कॉपी आर्टिफिशियली मैं तैयार करने जा रहा हूं। एक कॉपी तो बिल्कुल ऐसे ही, कुछ नहीं, ऐसे ही रख दूंगा। ऐसे ही रख दूंगा मतलब वो सेंस आरएनए बना के देगा। अरे नॉर्मल आरएनए जो बनेगा उसे सेंस आरएनए ही तो कहते हैं। तो इस जीन की एक कॉपी मैं नॉर्मल तैयार करूंगा, जैसा है वैसा ही। जहां प्रमोटर होता है वहां प्रमोटर, जहां टर्मिनेटर होता है टर्मिनेटर। नॉर्मल जीन बनाऊंगा एक, और एक कॉपी इस जीन की ऐसी बनाऊंगा जहां पर सब कुछ वही रहेगा, लेकिन प्रमोटर और टर्मिनेटर की पोजीशन बदल दूंगा ताकि वो एंटी सेंस आरएनए बनाए। समझ रहे? लाइए देखते हैं। ये देखिए, अरे ये वही जीन है लेकिन मैंने तैयार किया है आर्टिफिशियली। एक कॉपी ये है, यहां पर टर्मिनेटर, यहां पर प्रमोटर। ये 5 से 3, सॉरी, मान लीजिए ये 3 से 5 वाला स्ट्रैंड है और ये 5 से 3 वाला है। तो जब प्रमोटर इधर और टर्मिनेटर इधर होता है तो 3 से 5 वाला स्ट्रैंड ही तो टेम्पलेट या एंटीसेंस स्ट्रैंड होता है। टेम्पलेट या एंटीसेंस स्ट्रैंड होता, ऊपर वाला कोडिंग स्ट्रैंड होता है, ऊपर वाला सेंस या कोडिंग स्ट्रैंड होता है। ठीक है, मतलब उस जीन की कॉपी बिल्कुल आर्टिफिशियली तैयार की है, और इसी जीन की एक कॉपी और तैयार कर रहा हूं जिसमें सब कुछ वही रखूंगा, प्रमोटर टर्मिनेटर की पोजीशन बदलूंगा। तो चलो बदल के देखते हैं। तो ये रही दूसरी कॉपी जीन की। इस कॉपी में मैंने टर्मिनेटर इधर कर दिया, प्रमोटर इधर कर दिया। प्रमोटर टर्मिनेटर की पोजीशन बदल दी तो आपको याद है क्या हो जाएगा? ये जो सेंस या कोडिंग है ये टेम्पलेट या एंटीसेंस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बन जाएगा, है ना? और जो टेम्पलेट था वो सेंस या कोडिंग हो जाएगा, सेंस या कोडिंग स्ट्रैंड हो जाएगा। ये मतलब कहने का ये है कि इधर ये वाला स्ट्रैंड आरएनए बनाएगा। अरे जो टेम्पलेट होगा वही तो आरएनए बनाएगा, मोटा कर दे रहा हूं जिससे आरएनए बनेगा। इधर नीचे वाला स्ट्रैंड आरएनए बनाएगा, और इधर टेम्पलेट अब कौन सा है? ऊपर वाला। इधर ये वाला स्ट्रैंड आरएनए बनाएगा। अरे जो टेम्पलेट है, टेम्पलेट ऊपर वाला है, ऊपर वाला टेम्पलेट है तो ऊपर वाले से आरएनए बनेगा। ठीक, वो जीन नेमाटोड की खुद की अपनी है उसके बॉडी के अंदर, उसी जीन की 2 कॉपी मैंने तैयार की आर्टिफिशियली। एक बिल्कुल वैसे ही जैसा होता है और एक में प्रमोटर टर्मिनेटर बदल दिया। इसका मतलब ये हुआ, इस वाली जीन को मैं कह सकता हूं कि ये सेंस आरएनए बनाने वाली जीन है। अरे भाई टेम्पलेट स्ट्रैंड नीचे 3 से 5 आरएनए बनेगा तो ये तो सेंस आरएनए बनाएगा, और ये क्या बनाएगा? एंटी सेंस आरएनए ऊपर वाले स्ट्रैंड से बनेगा। ये एंटी सेंस आरएनए बनाने वाली जीन है, एंटी सेंस आरएनए वाली जीन है। अच्छा, ये 2 जीन मैंने आर्टिफिशियली तैयार की, और इन दोनों जीन को एग्रोबैक्टीरियम की मदद से, बोले तो टीआई प्लाज्मिड की मदद से टोबैको प्लांट में डाल दूंगा। तो देखो क्या लिख रहा हूं कि नेमाटोड स्पेसिफिक जीन इंट्रोड्यूस्ड इनटू होस्ट प्लांट, बोले तो टोबैको प्लांट, बाय यूजिंग वेक्टर एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर, बोले तो टीआई प्लाज्मिड, बाय यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम। तो टीआई प्लाज्मिड वेक्टर की मदद से मेरा काम था इन जीन को तैयार करना आर्टिफिशियली, और एग्रोबैक्टीरियम टीआई प्लाज्मिड की मदद से ये दोनों जीन कहां डाल देना? टोबैको प्लांट में। बस अपना काम खत्म। अब सब कुछ प्लांट में अपने आप होगा। अब टोबैको प्लांट के अंदर
सेल्स में इससे बनेगा सेंस आरएनए, इस वाले जीन से बनेगा एंटी सेंस आरएनए। भाई इधर नीचे वाले स्ट्रैंड टेम्पलेट है तो नीचे वाले स्ट्रैंड से आरएनए बनेगा सेंस आरएनए, इधर ऊपर वाला स्ट्रैंड टेम्पलेट है तो ऊपर वाले स्ट्रैंड से आरएनए बनेगा। तो इस आरएनए को क्या बोलूं? सेंस आरएनए, और उधर वाले को एंटी सेंस आरएनए। आज सेंस आरएनए का एक और नाम दे रहा हूं, पैसेंजर आरएनए, और जो एंटी सेंस आरएनए है उसको भी एक नया नाम दे रहा हूं मैं। एंटी सेंस आरएनए को एक और नाम दे रहा हूं, गाइड आरएनए। ये नाम दिया मैंने, क्यों नाम है, क्या है, सब आएगा। क्या आप ये फील कर पा रहे हैं कि ये जो दो आरएनए हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं? तो बेस पेयर करेंगे और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा। तो ये दोनों आरएनए बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री होने के कारण बोथ आरएनए बेस पेयर, दोनों आरएनए बेस पेयरिंग कर लेंगे और बन जाएगा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। और ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना यही इनिशिएट करेगा आरएनएआई, यही डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इनिशिएट करेगा आरएनए इंटरफेरेंस। एक बार एनसीईआरटी पढ़ ली जाए, मैं आगे बोल देता हूं फिर पढ़ना। चलो मैं हिंदी में बोल देता हूं, सुनो। वहां लिखा यह है, वो जो सेकंड पैराग्राफ बोल रहा था, वहां यह लिखा है कि एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर की मदद से, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर मतलब टीआई प्लाज्मिड की मदद से नेमाटोड की जीन होस्ट प्लांट में कुछ इस तरह से डालेंगे कि टोबैको प्लांट के अंदर जाकर सेंस आरएनए और एंटी सेंस आरएनए दोनों बने। टोबैको प्लांट में डाल देंगे दोनों ताकि सेंस आरएनए और एंटी सेंस आरएनए दोनों बने। फिर लिखती है एनसीईआरटी कि दोनों आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री है, तो बेस पेयर करके क्या बन जाएगा? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। और ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना यही इनिशिएट करेगा आरएनएआई इन होस्ट प्लांट। पढ़ लो अगला पैराग्राफ, देखो। यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर से, मॉड्यूल में भी है, अरे उसी पेज में है। यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर से, ऑनलाइन वालों पढ़ते जाना। हाँ हाँ क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताऊंगा मैं, रुक जाओ, वो भी बताऊंगा। हाँ शायद ये कल वाले मेथड जैसा कुछ दूर तक एंटीसेंस टेक्नोलॉजी जैसा ही है अभी तक, लेकिन अब इसके आगे बिल्कुल अलग होगा। हाँ सेंस आरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री है। अरे पिछली क्लास का डाटा है, यहां तक मैं इतना ज्यादा जोर इसीलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि पिछली क्लास में भी यही पढ़ा है हमने। अब इसके आगे बिल्कुल अलग होगा। अच्छा यही लिखा है, तो मैं यही चाहता हूं कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ें तो आपको फील आना चाहिए कि हाँ समझ में आ गया। अच्छा अब एक बात और सुनिए कि सर ये जीन कहां डाली आपने? टोबैको प्लांट में डाली? नहीं, जब ह्यूमन में करना होता है तो मुझे कोई भी जीन डालनी होती है तो मैं जाइगोट में डालता हूं, क्योंकि जाइगोट से ही बाकी सारी बॉडी सेल डेवलप होंगी, तो हर बॉडी सेल में डिजायर्ड जीन पहुंच जाती है। प्लांट में कहां डालूं? प्लांट के किसी भी लिविंग सेल में डाल दो। अरे प्लांट का ये लिविंग सेल है, इसमें डाल दो ये दोनों जीन, पहुंच गई दोनों जीन प्लांट सेल लिविंग सेल में। और आपको याद है प्लांट में टोटीपोटेंसी का पावर होता है, तो प्लांट की सेल में दोनों जीन पहुंच चुकी है। अब इस एक सेल से पूरा प्लांट बना लो ना, पूरा प्लांट बना लो, तो पूरा टोबैको प्लांट बन गया। टोबैको प्लांट की हर सेल में ये दोनों जीन है या नहीं? क्योंकि उसी सेल से सारी सेल बनी है। तो ये सब प्लांट में नहीं कर रहे हम, एक प्लांट की सेल में किया है और उस सेल से पूरा प्लांट डेवलप किया है। समझ रहे हैं? तो प्लांट की हर सेल में है ये दोनों जीन। अच्छा अब आगे सुनो, देखिए टोबैको प्लांट में, टोबैको प्लांट सेल में बन चुका डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। बी वेरी अलर्ट, ध्यान से। अब ये यूकारियोट जो हम लोग होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ही तो होता है हमारे पास।
सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है हमारे पास, जैसे ही डबल स्ट्रैंडेड आरएनए दिखता है फटाफट सेल का सिस्टम समझ जाता है ये तो गड़बड़ है भाई, कोई बाहरी है ये तो, क्योंकि अपने पास डबल स्ट्रैंडेड आरएनए तो होता ही नहीं। तो जैसे ही डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता दिखा, सेल का सिस्टम समझ गया पक्का ये कुछ बाहरी है, चलो इसको काटते हैं। तो टोबैको प्लांट सेल में एक डाइसर प्रोटीन है। ये डाइसर प्रोटीन जो है एक राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम है। राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम है मतलब एक ऐसी एंजाइम है जो आरएनए को काट डालेगा। तो ये डाइसर प्रोटीन क्या करेगी, इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को काट डालेगी। काटेगी मतलब डिस्ट्रॉय नहीं करेगी। देखो कैसे काटेगी, ऐसे, मतलब छोटे छोटे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएंगे। अब ये कट गया, छोटे छोटे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो गए, इन्हें कहेंगे एसआई आरएनए। इनको क्या बोलेंगे, एसआई आरएनए। बोले तो स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए। क्या बन गया, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए बन गया। जैसे ही ये छोटे छोटे एसआई आरएनए बने, हर एसआई आरएनए से जुड़ जाएगा ढेर सारी एंजाइम का एक कॉम्प्लेक्स। क्या बोल रहा हूं, हर एसआई आरएनए से क्या जुड़ जाएगा, ढेर सारी एंजाइम का एक कॉम्प्लेक्स, जिसमें कुछ एंजाइम न्यूक्लियेज होंगी जो न्यूक्लिक एसिड को काटती हैं। आइए देखिए, मैं दिखाता हूं आपको। भाई जगह भी देखना होगा। ये तो एसआई आरएनए रहा, मान लो। आपको पता है एसआई आरएनए में एक स्ट्रैंड तो सेंस आरएनए या पैसेंजर आरएनए वाला है और एक स्ट्रैंड एंटी सेंस आरएनए वाला या गाइड आरएनए वाला है। ये एसआई आरएनए है भाई, ये पूरा का पूरा। मैं बोल रहा हूं इससे जुड़ जाएगा ढेर सारी एंजाइम का एक कॉम्प्लेक्स। ये देखो, ये रहा, ये सर्कल जो बना रहा हूं ना, ये है कई एंजाइम का कॉम्प्लेक्स, जिसमें कुछ एंजाइम न्यूक्लियेज है, कुछ एंजाइम न्यूक्लियेज है। ये देखो लिख रहा हूं मैं, देखना इधर। अ मल्टी कंपोनेंट मतलब कई एंजाइम है, अ मल्टी कंपोनेंट न्यूक्लियेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स, मल्टी कंपोनेंट न्यूक्लियस एंजाइम कॉम्प्लेक्स बाइंड कर जाता है किससे, एसआई आरएनए से। और जो स्ट्रक्चर, जो फोटो आपको दिख रही है, उसको नाम देते हैं रिस्क। अब ये जो रिस्क है उसका फुल फॉर्म है आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स बन गया। एसआई आरएनए से ढेर सारी एंजाइम का कॉम्प्लेक्स जुड़ गया, जिसमें कुछ एंजाइम न्यूक्लियस है, और जो स्ट्रक्चर बना उसका नाम दिया रिस्क। आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स बन गया। अब रिस्क के अंदर जो न्यूक्लियस एंजाइम है उसका एक खास कैरेक्टर है। रिस्क के अंदर जो न्यूक्लियस एंजाइम है उसका एक खास कैरेक्टर है। जैसे ही उसे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए दिखता है, फिर से अब नॉर्मल, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मतलब गड़बड़ है भाई। तो जैसे रिस्क को डबल स्ट्रैंडेड आरएनए दिखता है, तो जो न्यूक्लियस एंजाइम है वहां पर, वो सेंस आरएनए को काट के डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो यहां भी तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, और क्या करेगा न्यूक्लियस रिस्क वाला, सेंस आरएनए को काट के डिस्ट्रॉय कर देगा। मतलब अब बचा केवल एंटीसेंस आरएनए या गाइड आरएनए, एंटीसेंस आरएनए या गाइड आरएनए बचा केवल। ये देखो ऐसे बचा ये। तो देखो मैं यहां क्या लिख रहा हूं, सेंस आरएनए इज डिग्रेडेड। सेंस आरएनए को न्यूक्लियस ने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अब बचा क्या, अब बचा है रिस्क विथ ओनली एंटीसेंस आरएनए, या बोलो विथ ओनली गाइड आरएनए। और पता है इस रिस्क को एक खास नाम दे रहा हूं मैं,
इस रिस्क को नाम दे रहा हूं मैं एक्टिवेटेड रिस्क। क्या नाम दे रहा हूं? एक्टिवेटेड रिस्क। और सुनो, ये सब कुछ टोबैको प्लांट सेल के अंदर चल रहा था। इतनी तैयारी टोबैको प्लांट ने पहले से कर रखी है। अब इधर आया नेमाटोड, इधर आया नेमाटोड। ये देखो, नेमाटोड आ गया, मेलैडोगाइने इनकॉग्निशिया। ये नेमाटोड है, प्लांट बॉडी के अंदर है। ये प्लांट सेल है, प्लांट बॉडी के अंदर आ गया। अंदर आया तो क्यों आया? ताकि न्यूट्रिशन ले सके। न्यूट्रिशन लेने ही तो आया है, ताकि न्यूट्रिशन ले सके और अपनी खुद की जीन का ट्रांसक्रिप्शन कर सके, उससे एमआरएनए बना सके। क्या बना सके? एमआरएनए बना सके, प्रोटीन बना सके। क्या आप ये फील कर पा रहे हैं? इस एमआरएनए को सेंस आरएनए बोलोगे, क्योंकि ये तो नॉर्मल जीन है, और नॉर्मल जीन से जो आरएनए बनता है वो तो सेंस आरएनए ही होता है। तो सेंस आरएनए ही तो बन रहा है वहां। तो सुनिए, ये नेमाटोड टोबैको प्लांट के अंदर जाकर सेल से न्यूट्रिशन सक किए जा रहे, खींचे जा रहे न्यूट्रिशन। बड़ा खुश है कि न्यूट्रिशन मिल रहा है, मैं अब अपनी जीन से एमआरएनए बनाऊंगा, प्रोटीन बनाऊंगा। सोच ही रहा था, लेकिन न्यूट्रिशन के साथ साथ एक्टिवेटेड रिस्क भी चला गया। न्यूट्रिशन के साथ एक्टिवेटेड रिस्क भी चला गया। कहां? गट में। गट में जो सेल्स हैं, गट में जो सेल्स हैं, वो इस एक्टिवेटेड रिस्क को एब्जॉर्ब कर ली। एक्टिवेटेड रिस्क को जो सेल्स हैं उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया। अरे इन्हीं सेल में तो वो ट्रांसक्रिप्शन कर रहा था। जिस सेल में वो एमआरएनए बना रहा है, उसी सेल में क्या पहुंच गया? एक्टिवेटेड रिस्क। समझे? अच्छा, एक्टिवेटेड रिस्क पहुंच गया। अब नेमाटोड बड़ा खुश था कि मैंने एमआरएनए बना लिया, अब मैं प्रोटीन बनाऊंगा। लेकिन क्या आप ये फील कर पा रहे हैं कि ये जिस सेल में ये हो रहा है, उसी सेल में एक्टिवेटेड रिस्क है, और एक्टिवेटेड रिस्क में एंटीसेंस आरएनए है। इसी जीन का तो एंटीसेंस आरएनए है, इसी जीन का तो एंटीसेंस आरएनए है। खुद सेंस आरएनए बना रहा है, और ये क्या है? एंटीसेंस आरएनए। कॉम्प्लीमेंट्री हुआ ना इसका। तो चलो, एक्टिवेटेड रिस्क को दिख गया भाई कि अरे ये देखो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर। बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिवेटेड रिस्क बोले तो इट बाइंड्स टू नेमाटोड एमआरएनए। किससे जुड़ जाएगा? नेमाटोड के एमआरएनए से जुड़ गया। तो नेमाटोड का एमआरएनए ये रहा, नेमाटोड का एमआरएनए ये रहा, ये। और ये गाइड आरएनए जो है, एंटीसेंस आरएनए ही तो है। ये सेंस आरएनए, और ये क्या है? एंटीसेंस आरएनए। कॉम्प्लीमेंट्री निकला, जाके जुड़ गया। अकेले थोड़ी ना आया है, पूरा का पूरा एक्टिवेटेड रिस्क आया है। अब आगे अब आप खुद ही बोल सकते हो कि एक्टिवेटेड रिस्क को जब भी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए दिखता है, तो जो न्यूक्लियस एंजाइम है वो सेंस आरएनए को काट के डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये सेंस आरएनए ही तो है, जिसे काट के डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं। नेमाटोड एमआरएनए is broken into fragments and destroyed, डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो बोलूं, thus nematode gene get silenced। मतलब नेमाटोड तूने प्लांट के अंदर आ तो गया, एमआरएनए भी बना लिया तूने, लेकिन तुझे प्रोटीन नहीं बनाने देंगे।
बल्कि तेरे एमआरएनए को डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब जब तू प्रोटीन ही नहीं बना पाएगा, याद करो ये जीन वो प्रोटीन बनाता है जो नेमाटोड के सर्वाइवल के लिए जरूरी था। नेमाटोड के सर्वाइवल के लिए जो प्रोटीन था वो बनाने वाला था, लेकिन प्रोटीन तो बना ही नहीं, तो नेमाटोड मर गया। हो गया ना अपना टोबैको प्लांट नेमाटोड रेजिस्टेंट। हाँ भाई तू भी बोल। हाँ सिर्फ सेंस को काटता है। क्यों काटता है? जैसा तेरा सवाल वैसा जवाब दे रहा हूं। तूने चावल खाया, दाल खाई, मतलब तूने क्या खाया? कार्बोहाइड्रेट खाया, प्रोटीन खाया। अब तेरे बॉडी में जो एमाइलेज एंजाइम है, एमाइलेज एंजाइम है, वो तेरे चावल के स्टार्च को डाइजेस्ट कर देंगे। तेरे दाल की प्रोटीन को भी डाइजेस्ट करेगा क्या? उसके लिए अलग एंजाइम चाहिए। तो एंजाइम तो स्पेसिफिक होती है भाई, मतलब उसका बिहेवियर है कि वो सेंसार को काटेगा, मतलब सेंसार को काटेगा। ठीक? अरे एवोल्यूशन इसी को तो कहते हैं कि जैसी जरूरत वैसा एवोल्यूशन चला है। हाँ बोलो भाई। कौन सा? नहीं, हाँ ये क्वेश्चन ठीक पूछ रहा है कि सर ऐसा करो, एंड ये सब झमेला क्यों सर? सीधा ये डालो ना, ये वाला डालो टोबैको प्लांट में। टोबैको प्लांट में एंटीसेंस आरएनए बने, बस यही जाके जुड़ जाएगा, प्रोटीन नहीं बनेगा। अरे लेकिन इसे लेके कौन जाएगा नेमाटोड सेल के अंदर? पूरा रिस्क बनेगा तब वो जाएगा, अपनी मर्जी से नहीं जाएगा। ठीक है? और दूसरी बात, एंटीसेंस आरएनए को गाइड आरएनए इसीलिए कहा कि यही आरएनए गाइड करता है रिस्क को कि तू कहां जुड़ और कहां काट। इसीलिए तो उसका नाम गाइड आरएनए बोला है। और उसका पैसेंजर इसलिए बोला, पैसेंजर क्या, कुछ दूर चला फिर उतर गया, तो ये सेंस आरएनए कुछ दूर चला और हट गया। ठीक है? हाँ हाँ। कौन? अरे सेल से बाहर कैसे निकलेगा ये? न्यूट्रिशन के साथ चला गया बोल रहा है। न्यूट्रिशन के साथ चला जाएगा तो गट में डाइजेस्ट हो जाएगा अकेला। हाँ बिल्कुल। अच्छा मैं एक बार, बाद में बाकी बात है, अब मैं सबसे पहले एक बार रीकैप कर रहा हूं इसका, ताकि थोड़ा थोड़ा और अच्छा लगे। तो सुनिएगा, देखिए यहां पर नेमाटोड की एक जीन है, नेमाटोड की बॉडी के अंदर उस जीन की 2 कॉपी मैंने बनाई। ऐसे ही याद रखना है, आपको ज्यादा टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है, मुझे तो पूरा बेसिक लेवल पर बताना है, आप सिर्फ ऐसे याद रखें। नेमाटोड की जीन है, नेमाटोड के अंदर हमने उस जीन की 2 कॉपी बनाई। एक कॉपी ऐसी बनाई जो सेंस आरएनए बनाए, एक कॉपी ऐसी बनाई जो एंटी सेंस आरएनए बनाए। दोनों जीन कॉपी को जो हमने बनाया, एग्रोबैक्टीरियम टीआई प्लाज्मिड की मदद से टोबैको प्लांट को दे दिया। अपना काम खत्म। अपना काम था सिर्फ ये 2 जीन टोबैको प्लांट तक पहुंचाना, पहुंचा दिया। अब टोबैको प्लांट के अंदर जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो इससे सेंस आरएनए, इससे एंटी सेंस आरएनए बनेगा। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री थे, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो गया। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए एबनॉर्मल बिहेवियर है, तो डाइसर प्रोटीन ने काट दिया, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। अब ये छोटे छोटे टुकड़े जो बने, इनको नाम दिया एसआई आरएनए। अब ये जो एसआई आरएनए बने, इनमें जो न्यूक्लियस एंजाइम, सॉरी, जो एसआई आरएनए बने, इनसे आकर जुड़ गया कई एंजाइम का कॉम्प्लेक्स, जिसमें कुछ एंजाइम न्यूक्लियस है, और जो बना उसका नाम दे दिया रिस्क, आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। और इसमें जो न्यूक्लियस है उसका खास कैरेक्टर है कि जब भी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए दिखता है, बोले तो एबनॉर्मल बिहेवियर, तो सेंस आरएनए को काट डालता है। काट दिया तो रिस्क बचा विथ ओनली गाइड आरएनए, इसे कहेंगे एक्टिवेटेड रिस्क। जब नेमाटोड न्यूट्रिशन ले रहा था तो साथ में एक्टिवेटेड रिस्क भी आ गया सेल में, नेमाटोड की बॉडी में पहुंचा और सेल में पहुंच गया, और उसी सेल में ये एमआरएनए बना रहा था। जैसे एमआरएनए बना, ये कॉम्प्लीमेंट्री है एंटीसेंस आरएनए, जाकर जुड़ गया। जुड़ गया तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया, और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पाते ही जो न्यूक्लियस थी रिस्क की,
सेंस आरएनए को काट डाला, मतलब नेमाटोड आरएनए को काट डाला। तो नेमाटोड तूने अपनी जीन से एमआरएनए तो बना लिया, प्रोटीन नहीं बनाने देंगे, अब बिना प्रोटीन के तू जिंदा नहीं रहेगा। तो हमारा प्लांट क्या हो गया? नेमाटोड रेजिस्टेंट, राइट। एक बात और है, ये बड़ा बड़ा क्या लिख दिया है, शायद इसका जवाब मैंने दे दिया। ठीक है, हम तो कॉपी क्यों बनाए। ओके, सबको आंसर मिल चुका है, सवाल भी आ गया है, अब आंसर भी मिल चुका है। ठीक है, उधर तो सब ठीक है। रुको अभी, अब एनसीईआरटी में पेज नंबर 210 निकालो। ये गंदा सा 2 डायग्राम बने हैं राइट लेफ्ट में, पेज नंबर 210 में। क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्वेश्चन तो कहीं से भी बन सकता है। अब आगे समझो उन 2 डायग्राम में क्या दिखाया गया है, क्योंकि देख के तो आपको पता ही नहीं लगता क्या बना है, घास फूस सा बना हुआ है। तो अच्छे से समझिएगा, जो पहला डायग्राम बना है पेज 210 में, पहला डायग्राम, उसमें यह दिखाया गया है ए प्लांट ऐसा प्लांट है जिसको हमने, वहां भी बना हुआ है, आरएनएआई नहीं दिया था, आरएनएआई नहीं दिया था, तो उसको नेमाटोड ने अटैक किया, तो उसको बीमारी हो गई। तभी तो देखो ना, रूट में गांठ सी पड़ गई है। इसलिए एनसीईआरटी ने उसको नाम दिया है अटिपिकल कंट्रोल प्लांट। कंट्रोल प्लांट मतलब ये स्टैंडर्ड है कि जब नेमाटोड अटैक करता है, बीमारी कॉज करता है, तो प्लांट की रूट ऐसी दिखती है। यह दिखा रखा है पहले डायग्राम में। अब बी में पता है क्या दिखा रखा है? बी में देखो कहीं नॉट नहीं है। एनसीईआरटी सुन लो आगे, फिर बाद में देखना, पढ़ना उसको। बी डायग्राम में देखो कहीं रूट नॉट नहीं बना है। एनसीईआरटी ने लिखा है 5 दिन हो गए नेमाटोड को अटैक किए हुए, 5 दिन हो गए नेमाटोड को अटैक किए हुए, लेकिन उस प्लांट को कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि उस प्लांट को हमने दे रखा है आरएनएआई। पढ़ लो अब ए और बी क्या लिखा है डायग्राम के नीचे। नॉवेल मतलब यूनिक मेथड, नॉवेल मेथड मतलब यूनिक मेथड, आरएनएआई से बचा रखा है प्लांट को। तो पहला प्लांट वो है जो दिखा रहा है कि नॉर्मली जब बीमारी होती है तो प्लांट कैसा दिखता है, रूट कैसे दिखते हैं। और दूसरा ये दिखा रखा है कि आरएनएआई अगर दे दिया है तो 5 दिन के बाद भी नेमाटोड कुछ नहीं कर पाया प्लांट का, कि वो प्रोटेक्टेड हो चुका है आरएनए इंटरफेरेंस से। हाँ, क्या चीज? आरएनए ये करता है, ये जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना ना, ये आरएनएआई कराता है। एक बार नीट में क्वेश्चन आया था कि आरएनएआई किसके कारण होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तो लोगों को ये दिखता है एक ही आरएनए तो जाके जुड़ा था, नहीं, ये यहीं से तो आगे आरएनएआई चला। तो आंसर क्या आ जाएगा? डबल स्टैंडर्ड आरएनए कराता है आरएनएआई। आ चुका है नीट में क्वेश्चन, हो गया आरएनएआई। ये वो तगड़ा टॉपिक था जो मैंने बोला था आएगा। अब हैंडआउट की बात करूं, हैंडआउट में स्लाइड में तैयार करते समय मैंने बहुत कोशिश की कि ये पूरा डायग्राम एक स्लाइड में आ जाए, नहीं आया। तो मैंने फिर दूसरा काम किया था। क्या किया था? टोबैको सेल के अंदर siRNA तक बना दिया था। siRNA, जिनके पास हैंडआउट है देख सकते हैं, पहला डायग्राम जो हैंड प्रिंटेड है उसमें siRNA तक बन चुका है। अब siRNA के आगे क्या होगा वो मैं नहीं दिखा सकता था वहां, इसलिए अगली स्लाइड में मैंने siRNA के आगे क्या होगा ये मैंने हाथों से बनाया था पूरा ये। तो जब घर में पढ़िएगा तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये क्या दो दो बातें हो रही हैं। नहीं, 2 डायग्राम नहीं, एक ही है। पहले डायग्राम में मैंने siRNA इतना दिखाया है, ये इतना, सिर्फ इतना siRNA तक। इसके आगे का क्या होगा मैंने अगले डायग्राम में हाथों से लिख के दिखाया हुआ है। ठीक है, तो पूरा मेथड है आपके पास। तो अब देखो ना एनसीईआरटी में हेडिंग क्या है, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन। कहने का मतलब ये हुआ अब हमें बायोटेक का एप्लीकेशन पढ़ना है मेडिकल फील्ड में। अभी तक एग्रीकल्चर में पढ़ रहे थे,
देख भाई ये रैंडम प्रोसेस है, सारे बन जाएं, 10 में से 2 बन जाएं, 5 बन जाएं, 10 बन जाए, कुछ भी हो सकता है। हाँ डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने ये वाली बात करी है, वो भी कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने इसकी बात की है। 2 ही नहीं झेले जा रहे हैं, 2 पैराग्राफ एनसीईआरटी ने लिखे, 2 अलग अलग, दोनों समझो वही ना झेलता लोगों से, एक और जोड़ दूं मैं तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी है? देख पीछे वाला रोने लगेगा नहीं तो फिर। अच्छा चलिए, नहीं रोएगा। अच्छा ठीक है, तो अभी तक हम पढ़ रहे थे बायोटेक का एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में, अब हम पढ़ने जा रहे बायोटेक का एप्लीकेशन मेडिकल फील्ड में। तो मेडिकल फील्ड में बायोटेक का क्या एप्लीकेशन है उसकी बात अब मैं करने जा रहा हूं, ध्यान से सभी देखिएगा। देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से जो मेडिसिन बनती है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से जो मेडिसिन बनाई जाती है उन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से जो मेडिसिन बनाई जाती है उन्हें हम रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन कहते हैं, या रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स कहते हैं। रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन या रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स कहते हैं। ओके, और पता है लोग इनका यूज पसंद करते हैं, इनको यूज करना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्योर होते हैं, ज्यादा इफेक्टिव होते हैं मेडिसिन। ये मेडिसिन क्या होते हैं? ज्यादा इफेक्टिव होते हैं और सेफ होते हैं। सेफ होते हैं मतलब कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, इसलिए इनका यूज लोग पसंद करते हैं। एनसीईआरटी ने ऐसे नहीं लिखा कि सेफ होते हैं, एनसीईआरटी ने लिखा है दे डू नॉट इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्स। अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्स मतलब क्या? कोई साइड इफेक्ट नहीं आता। तो ये ज्यादा इफेक्टिव और साइड इफेक्ट नहीं, लोग इसलिए पसंद करते हैं। और आपको बताऊं, वर्ल्ड वाइड ह्यूमन यूज के लिए, वर्ल्ड वाइड ह्यूमन यूज के लिए 30 रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन अप्रूव की जा चुकी है। ह्यूमन यूज के लिए वर्ल्ड वाइड 30 रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन अप्रूव हो चुकी है ह्यूमन यूज के लिए, जिसमें से इंडियन मार्केट में सिर्फ 12 बेची जाती है। बाकी क्यों नहीं बेचते? क्योंकि हम भी टेस्ट कर रहे हैं क्या वो सच में सेफ है। जब हम भी टेस्ट कर लेंगे तब हम भी बेचेंगे। ठीक है, तो ये तो डाटा हो गया। वी आर वेरी हेल्थ कॉशियस, हम बहुत ध्यान देते हैं अपने हेल्थ का। तो दूसरे यूज कर रहे हैं, करें, हमें कोई मतलब नहीं। आगे हम भी चेक करेंगे सही है या नहीं, उसके बाद यूज करेंगे। अच्छा देखिए, इस टॉपिक के अंदर कुछ बड़ी बड़ी बातें होनी है। सबसे पहले मैं इंसुलिन की बात करने जा रहा हूं, फिर दूसरे नंबर पर मैं जीन थेरेपी की बात करने जा रहा हूं, बाकी बातें बाद में। अभी मेन मुद्दा मेरा यहां पर इंसुलिन और जीन थेरेपी है। सबसे पहले मैं इंसुलिन वाली बात उठाता हूं, आइए देखते हैं। इंसुलिन है ना, ह्यूमुलिन भी तो वही है। इंसुलिन है वो, ये जितनी तू खाता है वो उनमें से कुछ भी नहीं है। कैल्सिटोनिन बनाया गया है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनाया गया है, कुछ चीजें हैं। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन वो खाए जिसकी हाइट कम है। अब इससे बड़ा होकर क्या करूंगा मैं, है ना? ठीक है, चलो आ जाओ। आइए देखिए, हम इंसुलिन की बात करने जा रहे हैं। इंसुलिन एक प्रोटीनीशियस हार्मोन है, प्रोटीन वाला हार्मोन है जिसमें 51 अमीनो एसिड्स होते हैं। और आप सब जानते हैं कि इसका काम है ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करना, और अगर ये ना हो तो लोगों को डायबिटीज मेलाइटिस हो जाती है। ये जो इंसुलिन होता है इसके इंजेक्शन दिए जाते हैं,
टैबलेट या सिरप नहीं दिया जाता, ओरली नहीं लिया जाता, क्योंकि इंसुलिन तो प्रोटीन है, इंसुलिन तो प्रोटीन है। जैसे आप खाओगे तो जैसे दाल की प्रोटीन डाइजेस्ट होती है, वैसे इंसुलिन भी डाइजेस्ट हो जाएगा। एनसीईआरटी में एक्चुअली क्वेश्चन है कि ओरली क्यों नहीं दिया जाता, तो एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेस्ट हो जाएगा, इसलिए इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जाता है। क्लियर? अनदर थिंग, इंसुलिन हमारी बॉडी में इंसुलिन नहीं बनता, इनएक्टिव फॉर्म में बनता है। जैसे पिछली क्लास में इनएक्टिव टॉक्सिन को मैंने प्रोटॉक्सिन नाम दिया था, है ना? ठीक है, इंसुलिन जैसे टॉक्सिन इनएक्टिव था तो प्रोटॉक्सिन, वैसे ही ये जो इंसुलिन हार्मोन है इनएक्टिव फॉर्म में बनता है बॉडी में। हार्मोन नहीं बनता, इनएक्टिव हार्मोन बनता है। बोले तो प्रो हार्मोन बनता है, हार्मोन नहीं प्रो हार्मोन। या सिंपली बोलो, इंसुलिन नहीं बनता, प्रो इंसुलिन बनता है, इनएक्टिव इंसुलिन बनता है। तो जो प्रो इंसुलिन होता है, जो इनएक्टिव इंसुलिन होता है, इसमें 3 पेप्टाइड चेन होती है। ध्यान दीजिएगा, कितनी पेप्टाइड चेन होती है? 3। ये रही ए चेन। ए चेन में होते हैं 21 अमीनो एसिड, 21 अमीनो एसिड होते हैं ए चेन में। अब पता है ए चेन, और ये रही बी चेन। बी चेन में होते हैं 30 अमीनो एसिड, बी चेन में होते हैं 30 अमीनो एसिड। अब बताइए सर, ए चेन बी चेन को पहचानेंगे कैसे? साइज तो है ही, मेन डिफरेंस है ए चेन में खुद का डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, ए चेन में खुद का एसएस बॉन्ड होता है। तो जिस चेन में एसएस बॉन्ड दिख जाए वो ए चेन है, जिसमें ना दिखे वो बी चेन है। और सुनो, ए और बी चेन आपस में जुड़े होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से। ए चेन और बी चेन आपस में जुड़े होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से। अच्छा, प्रो इंसुलिन में 3 पेप्टाइड चेन होती है, तीसरी होती है सी चेन। और जो सी चेन होती है, सी पेप्टाइड चेन होती है, उसमें 33 अमीनो एसिड होते हैं। तो ए चेन में 21 अमीनो एसिड, बी चेन में 30 और सी चेन में 33 अमीनो एसिड। ये प्रो इंसुलिन है, फंक्शनल इंसुलिन नहीं है। लेकिन जब इसे फंक्शनल इंसुलिन बनाना होगा, जब फंक्शनल इंसुलिन बनाना होगा तो सी चेन को हटा दिया जाता है। तो जब फंक्शनल इंसुलिन बनता है तो सी चेन को हटा दिया जाता है। तो अब कितनी चेन बची? सिर्फ 2, ए चेन और बी चेन। और अब ये बन चुका है फंक्शनल इंसुलिन, या सिंपली इंसुलिन, या बोलो मैच्योर इंसुलिन। तो प्रो इंसुलिन में 3 चेन थी, लेकिन फंक्शनल इंसुलिन में 2 चेन है। ए चेन में 21 अमीनो एसिड, बी चेन में 30, तभी तो टोटल मिला के 51 अमीनो एसिड बोला मैंने, राइट? इसके आगे सुनो, डायबिटीज क्यों होता है ये पहली बार बताया था सर एडवर्ड शार्पी और शेफर ने। सर एडवर्ड शार्पी और शेफर ने बताया था। क्या बताया था? कि पैंक्रियाज में एक आइलैंड होता है, मतलब आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस की बात हो रही है। लेकिन इन्होंने जो कहा वो बता रहा हूं मैं। इन्होंने बोला पैंक्रियाज में एक आइलैंड होता है जिसे कुछ बनाना चाहिए, नहीं बना रहा, इसलिए डायबिटीज होता है। मतलब वो ये कहना चाह रहे थे कि पैंक्रियाज में आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस होता है, उसे इंसुलिन बनाना चाहिए, नहीं बना रहा, इसलिए डायबिटीज होता है। इसीलिए तो वर्ड आया इंसुलिन। एक्चुअली इंसुलिन एक लैटिन वर्ड इंसुला से आया है, और इंसुला की मीनिंग आइलैंड ही होती है। ठीक, तो इस तरह इंसुलिन नाम आया। इसके बाद डायबिटीज की बात तो हो गई कि भाई इंसुलिन ना होने से होता है। अब बात आई, चलो इलाज ढूंढे। तो सबसे पहले बेंटिंग और बेस्ट ने डॉग के पैंक्रियाज से इंसुलिन निकाला और उसे डायबिटिक पेशेंट्स को देना शुरू किया। डॉग के पैंक्रियाज से निकालकर इंसुलिन देना शुरू किया। अरे अभी तो हालत और बिगड़ेगी, रुको। फिर इसके बाद स्लाफर्ड कैटल्स
एंड पिग्स। अरे जहां मीट बिकता है वो लोग कैटल और पिग को मारते हैं, तो मरे हुए कैटल और पिग के पैंक्रियाज से इंसुलिन निकाला जाने लगा और वो दिया जाने लगा डायबिटिक पेशेंट्स को। हमें तो ह्यूमन इंसुलिन चाहिए, एनिमल इंसुलिन थोड़ी ना चाहिए दूसरा। तो जब ये दूसरे एनिमल का इंसुलिन दिया जाना लगे ह्यूमन को, तो कुछ लोगों को एलर्जिक रिएक्शंस होने लगे। एलर्जिक रिएक्शंस, कुछ लोग को तरह तरह के साइड इफेक्ट आने लगे। तब तब सोचा गया कि कुछ नया करते हैं। अब नया करते हैं कि मामले में 5 जुलाई 1983 अमेरिकन कंपनी थी जिसका नाम था इली लिली। हाँ बिल्कुल, अमेरिकन कंपनी थी इली लिली। लिली में डबल एल है, LILLY। इसने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से पहली बार तैयार किया इंसुलिन और उसका नाम रखा गया ह्यूमुलिन। 5 जुलाई 1983 को अमेरिकन कंपनी इली लिली ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से तैयार किया इंसुलिन और उसका नाम रखा गया ह्यूमुलिन। अब बात आई कि कैसे बनाया गया, वो बताना है मुझे। तो आइए देखते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से इंसुलिन कैसे बनाया गया है? अरे काहे को बंद कर रहा है कंपनियों को? अरे आज घर जाते समय ली करते रहना, तू जो भी मिले यही करना। अभी फिलहाल बैक टू द टॉपिक। देखिए, इसको बनाने के लिए क्या किया गया। सी चेन तो चाहिए नहीं थी हमें, हमें तो फंक्शनल इंसुलिन बनाना है। तो ए चेन बनाने वाली जीन को आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया गया। बी चेन बनाने वाली जीन को भी आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया गया। ए चेन बनाने वाली जीन और बी चेन बनाने वाली दोनों जीन को आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया गया और अलग अलग प्लाज्मिड में डाल दिया गया। अलग अलग प्लाज्मिड में डाल दिया गया। भाई प्लाज्मिड को कट करो, इसमें ए जीन डाल दिया, इसमें बी जीन डाल दिया, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो गया। अब इनको अलग अलग इकोलाई में डाल दो, अलग अलग इकोलाई में डाल दो। इकोलाई में रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल दिया, तो इस इकोलाई में ए जीन है, इस इकोलाई में बी जीन है। अब इन इकोलाई को मल्टीप्लाई करा लो, तो करोड़ों इकोलाई हो गई, ये भी करोड़ों हो गई। अब ये करोड़ों इकोलाई के अंदर ए जीन है, तो क्या बनाएंगी? ए चेन। तो इनको मार के ए चेन निकाल लो, इन इकोलाई को मार के ए चेन निकाल लिया, ए चेन मिल गया। अब इन इकोलाई को भी मल्टीप्लाई के करोड़ों कराया गया था, उनके अंदर बी जीन था तो बी चेन बना, तो बी चेन इनको मार दो, इकोलाई को मार के बी चेन निकाल लो। तो इंसुलिन की ए चेन और बी चेन तो मिल गई। एनसीईआरटी कहती है मेजर चैलेंज जो आया था वो आया था कि इसको असेंबल कैसे किया जाए। तो इंसुलिन के स्ट्रक्चर की तरफ देखा गया कि भाई जुड़ते कैसे हैं। तो देखा गया कि ये दोनों चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं, तो इन दोनों चेन के बीच स्टैब्लिश करा दिया गया डाइसल्फाइड बॉन्ड। लो तैयार हो गया ह्यूमुलिन। यही इंजेक्शन के फॉर्म में फिर मार्केट में आती है। ए जीन बी जीन अलग अलग बनाई आर्टिफिशियली, अलग अलग प्लाज्मिड में डाल दिया, अलग अलग इकोलाई में डाल दिया। ये ए चेन बना के दे देंगी, ये बी चेन। प्रॉब्लम बस थी कि इनको जोड़ें कैसे, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाया, दोनों चेन जुड़ गई, लो बन गया मैच्योर इंसुलिन या फंक्शनल इंसुलिन, और इसी का नाम ह्यूमुलिन रखा गया। तो भाई ये इंसुलिन की बात हो गई। अब मेन मुद्दा आता है जीन थेरेपी का। तो जीन थेरेपी की अब हम बात करने चल रहे, आइए देखते हैं जीन थेरेपी। हाँ क्या?
इकोलाई को मार के। हाँ, देखना जब कोई जब कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करेगा, मेडिसिन फैक्ट्री में काम करेगा, तो उसे बताया जाएगा कि भाई पैरासिटामोल ऐसे बनाई जाती है, फिर इसे ऐसे ऐसे निकालना है। तो इंसुलिन कैसे निकालना है, कैसे प्यूरिफाई करना है, उसमें क्या प्रिजर्वेटिव डालना है, ये चीजें हम यहाँ थोड़ी पढ़ेंगे। वो जो दवाई बनाने वाली कंपनियां हैं उस लेवल का पढ़ेगा, तो वहां पर ये मतलब जो लोग फार्मेसी की स्टडी करते होंगे, फार्मेसी जो पढ़ते होंगे, उनको यही पढ़ाया जाता है कि भाई दवाई कैसे निकालते हैं, कैसे प्यूरिफाई करते हैं। ये सब हमारा पार्ट नहीं है ये सब, ठीक है। हाँ, हमें तो सिर्फ मारा के बता के जाएगा कि हमने ये बनाया है, ये लिखना है ना। चलिए आइए जीन थेरेपी देखते हैं। तो देखिए जीन थेरेपी, अलर्ट रहिएगा। जीन थेरेपी, जीन थेरेपी से हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स का इलाज करते हैं। ट्रीटमेंट किसका करते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर्स का, जैसे कि हीमोफीलिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, तरह तरह के हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, स्किड है ना। स्किड बोले तो सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, है ना। ये सब पता ही है आपको, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। अच्छा ठीक है, अब बात आती है ये जेनेटिक डिसऑर्डर जीन थेरेपी से कैसे ठीक होते हैं। एक्चुअली ये मेथड तभी काम करता है जब बीमारी का पता चल जाए अर्ली चाइल्डहुड में या अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में। अगर अर्ली चाइल्डहुड में पता चला तो परमानेंट इलाज नहीं होगा ये, लेकिन अगर अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में पता चल जाए तो परमानेंट इलाज हो सकता है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं सब दिखेगा आपको। मान लीजिए, इसलिए जो पेरेंट्स हैं आजकल अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही जेनेटिक टेस्ट करा लेते हैं। बड़ी बड़ी जितनी बीमारियां हैं उनके जेनेटिक टेस्ट करा लेते हैं कि कहीं कोई बीमारी तो नहीं है तो ठीक करने का तरीका तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ठीक कर दे भाई, अदरवाइज अबॉर्शन करा देंगे, ये ऑप्शन रखते हैं। तो मान लो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में टेस्ट किया गया, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में टेस्ट किया गया तो पता ये चला मान लो कि यहां पर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 बनाने वाली जीन थी, वो डिफेक्टिव है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 बनाने वाली जीन डिफेक्टिव है, मतलब ये जो बच्चा जन्म लेगा इसको हीमोफीलिया ए होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल बंदे से ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 बनाने वाली जीन ले लेंगे, या फिर आर्टिफिशियली बना लो जीन, या तो आर्टिफिशियली जीन बना लो नॉर्मल वाली, या फिर किसी हेल्दी बंदे से जीन ले लो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 बनाने वाली। और फिर क्या करो, ये तू अपनी जगह बने रहा भाई, तू डिफेक्टिव है कोई बात नहीं, ना बना ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8, हम इस जीन की एक कॉपी और डाल देंगे। ये नॉर्मल कॉपी डाल दी हमने जीन की, तो तू काम नहीं कर रहा ना कर, मैं तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 बना के दूंगा ना। तो कुल मिला के सेल में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 बन रहा है। अब ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 बन रहा है मतलब हीमोफीलिया ए से बचा लिया उस बच्चे को। लेकिन यह इलाज परमानेंट तभी होता है जब अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में किया जाए, क्योंकि अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में गिनती की कुछ सेल्स है, मान लो चलो 64 सेल्स है। अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में पता चल गया मान लो 64 सेल है, तो गिनती की 64 सेल में ही तो नॉर्मल जीन डालनी है बस। अब 64 सेल जितनी थी सब में मैंने जीन डाल दी, अब इन्हीं 64 सेल से बाकी बॉडी सेल बननी है। मैंने 64 सेल से उन सब में नॉर्मल जीन डाल दिया, तो कहने का मतलब हर सेल में नॉर्मल जीन है। अब इन्हीं के डिवीजन से बाकी बॉडी सेल बनेंगी, तो हर बॉडी सेल में नॉर्मल जीन पहुंच गई या नहीं, तो परमानेंट इलाज हो गया। लेकिन बच्चे के जन्म के बाद अर्ली चाइल्डहुड में उसके तो ढेरों सेल है, कितनी सेल में जीन डालोगे भाई,
तो परमानेंट इलाज नहीं होगा। वो 4 साल की बच्ची पर जो जीन थेरेपी हुआ था वो भी परमानेंट इलाज नहीं था, अभी भी नहीं, जिंदा है, लेकिन उसको हर महीने ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ता है। बताऊंगा क्या ट्रीटमेंट है, राइट। तो परमानेंट इलाज कब होगा? जब अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में किया जाए, ठीक। अच्छा, कहने का मतलब ये जो नॉर्मल जीन मैंने डाली ये कंपनसेट करेगा इस नॉन फंक्शनल जीन को। जीन थेरेपी करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका ये होता है डिफेक्टिव जीन पड़ा रहने देते हैं प्लस नॉर्मल जीन डाल देते हैं। एक दूसरा तरीका है जिसमें डिफेक्टिव जीन को निकाल के फेंक देते हैं और उसी की जगह फिर नॉर्मल जीन फिट करते हैं। तो 2 तरीके हैं, या तो डिफेक्टिव को पड़ा रहने दो, नॉर्मल जीन डाल दो, या फिर डिफेक्टिव को निकाल के फेंको और उसकी जगह नॉर्मल जीन डालो। दोनों तरीके। अच्छा, पहली जीन थेरेपी एक 4 साल की बच्ची में 1990 में किया गया था। 4 साल की बच्ची में जीन थेरेपी की गई थी। अलग अलग लिटरेचर में नहीं, सब नाम मिलते हैं। कहीं पर अशांति मिलता है, कहीं अनशांति मिलता है। ध्यान से सुनो। लेकिन 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 जो न्यूज़पेपर की कटिंग मिलेंगी आपको, हाँ, जो न्यूज़पेपर की कटिंग, वहां तो ओरिजिनल नाम होगा ना बच्चे का। न्यूज़पेपर की कटिंग में अशांति नहीं ना अनशांति, ता नहीं था, अशांति, अशांति डिसिल्वा। अब ये नाम सेंस भी बनाता है, शांति का उल्टा अशांति नाम क्यों रखेगा कोई, लेकिन ये तो अशांति, तो ये तो अलग नाम हो गया, यूनिक सा। अशांति डिसिल्वा ये नाम था, और डॉक्टर का नाम था, फ्रेंच डॉक्टर थे, विलियम एंडरसन। कोई बात नहीं, नाम कोई नहीं पूछेगा, हटाओ ना। तो कहने का मतलब यह है गूगल की मैक्सिमम साइट में अशांति मिलेगा, लेकिन जब न्यूज़पेपर की कटिंग्स ओरिजिनल लिटरेचर देखोगे तो फिर ये नाम देखिए, अशांति डिसिल्वा। ता नहीं था, थी, अशांति डिसिल्वा। अच्छा, कोई नहीं पूछेगा नाम, हटाओ किनारे करो। इस बच्ची को एक्चुअली हुआ था स्किड। इस बच्ची को क्या हुआ था? स्किड। और स्किड जो बीमारी है वो हुआ था इसको ड्यू टू डिलीशन ऑफ अदा जीन। अदा जीन के डिलीशन के कारण हुआ था। अब ये जो अदा जीन है, एडीए जीन है, ये बनाता था अदा एंजाइम। एडीए जीन क्या बनाता है? अदा एंजाइम। बोले तो एडेनोसाइन डी एमिनेज एंजाइम। एडेनोसाइन डी एमिनेज एंजाइम बनाता है। जब एडीए जीन होता है तो एडीए एंजाइम बनाता है, और एडीए एंजाइम क्या करता है? फंक्शनल टी लिम्फोसाइट बनाता है, टी लिम्फोसाइट्स को फंक्शनल करता है। तो एडीए एंजाइम कराता है फॉर्मेशन ऑफ फंक्शनल टी लिम्फोसाइट्स, और जब टी लिम्फोसाइट फंक्शनल होंगी तभी तो इम्यून सिस्टम प्रॉपर काम करेगा। इम्यून सिस्टम के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ये जीन, ये एंजाइम जरूरी है। लेकिन इस 4 साल की बच्ची में एडीए जीन था ही नहीं, तो एडीए एंजाइम बनता ही नहीं था। अब एडीए एंजाइम नहीं था तो फंक्शनल लिम्फोसाइट बनते ही नहीं थे। अब फंक्शनल लिम्फोसाइट नहीं बनेगा तो इसका इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया। अब इम्यून सिस्टम किसी का कमजोर है तो कोई भी अटैक कर रहा है, कभी बैक्टीरिया, कभी वायरस, पता नहीं कौन कौन इन्फेक्ट कर रहा है। ये प्रॉब्लम थी। इस बीमारी के इलाज के लिए 3 अप्रोच थे। 3 अप्रोच थे। एक अप्रोच था बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। भाई हेल्दी बंदे के से बोन मैरो ट्रांसफर करवा दो। तो बोन मैरो अगर हेल्दी बंदे का है तो लिम्फोसाइट जो बनेंगे नॉर्मली बनेंगे। हेल्दी बंदे का बोन मैरो ट्रांसफर कर रहे हो तो लिम्फोसाइट फंक्शनल बनेंगे, और फंक्शनल बनेंगे तो उसका ठीक हो गया बीमारी। लेकिन चक्कर क्या है, मेरी बॉडी में जो मेरे बोन मैरो सेल है वो जिंदगी भर डिवाइड करते रहते हैं। मेरे बोन मैरो सेल मेरी बॉडी में हमेशा डिवाइड करते रहेंगे जिंदगी भर। लेकिन किसी दूसरे इंडिविजुअल का बोन मैरो का ट्रांसफर किया जाए तो एक लिमिटेड स्टेज तक ही डिवाइड करते हैं, इसके बाद वो बंद कर देते हैं। हर चीज का क्यों जानना है? एक्चुअली
इसमें डाउट मुझे भी था एक बार कि भाई लिम्फो बोन मैरो तो बोन मैरो है, किसी का भी हो। तो एक बार एक दो डॉक्टर से भी मैंने बात की थी इस बारे में, तो उन्होंने ये बोला कि जो बोन मैरो आउटसाइड सोर्स से होता है, जो आउटसाइड सोर्स से दिया है, वो फॉरेन बॉडी है, तो वो एक लिमिटेड स्टेज तक ही डिवाइड कर पाते, इसके बाद वो रिजेक्ट हो जाता है। मैं बताता हूं डिटेल में। जब आप किसी और का बोन मैरो दे रहे हो, फॉरेन बॉडी है वो, तो उस बंदे का इम्यून सिस्टम सप्रेस कर रहे हो आप। इम्यून सिस्टम सप्रेस करोगे, इसके बाद दोगे, जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट में करते। अब जो किडनी ट्रांसप्लांट होता है, उसमें जिंदगी भर उसको थोड़ा सा इम्यून सिस्टम सप्रेसेंट दिया जाता है, लेकिन इस बच्ची को तो जिंदगी भर इम्यून सिस्टम सप्रेसेंट कैसे दे सकते हो आप? बेचारे का पहले से इम्यून सिस्टम सप्रेस्ड है। क्या कहते हो? अरे इसका इम्यून सिस्टम पहले से बेकार है, और आप बोन मैरो देकर उसको इम्यून सिस्टम और सप्रेस कर रहे हो, वो तो और भी हालत नहीं होगी उसकी सरवाइव करने की। इसलिए लॉन्ग टर्म में हम इम्यून सप्रेसेंट भी नहीं दे सकते उसको, इसीलिए कि बोन मैरो जो हम आउटसाइड सोर्स से देंगे, जब तक उसका इम्यून सिस्टम सप्रेस्ड है, कुछ समय के लिए कर सकते हैं, तब तक उसकी बॉडी पहचानेगी ही नहीं कि ये बाहरी बोन मैरो है, तब तक तो बना रहेगा। लेकिन धीरे धीरे जब इम्यून सप्रेसेंट देना बंद करेंगे, तो धीरे धीरे इम्यून सिस्टम पहचानने लगा, अरे ये तो बाहरी है, तो डिस्ट्रॉय नहीं करने लगेगा। इसीलिए परमानेंट इलाज नहीं है। दूसरी बात यह भी है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कई बार करना पड़ेगा, प्लस ये भी है कि बार बार बोन मैरो डोनर कहां से लाएंगे, ये भी दिक्कत है। तो ये परमानेंट इलाज नहीं है मेरा कहने का मतलब। दूसरा इलाज है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी कहने का मतलब, अरे क्या समस्या है इस बच्ची को? एडीए एंजाइम की ना, तो इसे एडीए एंजाइम के इंजेक्शन देते रहो, लेकिन रेगुलर इंटरवल पर। मतलब इसको एडीए एंजाइम के इंजेक्शन टाइम टाइम पर देते रहे, तो एडीए एंजाइम उपलब्ध है, तो लिम्फोसाइट फंक्शनल होते रहेंगे, सब सही रहेगा। लेकिन बोला ना, इंजेक्शन रेगुलर इंटरवल पर देना पड़ेगा, मतलब परमानेंट इलाज नहीं है। तीसरा अप्रोच है इस इलाज का, जीन थेरेपी। इस 4 साल की बच्ची के लिए जो जीन थेरेपी किया गया था, यह भी परमानेंट इलाज नहीं है। बोला ना, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पर कर देते जीन थेरेपी, तो परमानेंट इलाज हो जाता। देखो ना, हेल्दी बंदे से एडीए जीन निकालते, हेल्दी बंदे के बोन मैरो सेल से एडीए जीन निकाल लेते, हेल्दी बंदे के बोन मैरो सेल से एडीए जीन निकाल देते, और उस बच्ची के यहां लगा देते एडीए जीन। अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में कुछ ही सेल थी, है ना, उन सभी सेल में अगर आप बोन एडीए जीन डाल देते, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में हर सेल में कुछ ही सेल थी, सब में एडीए जीन डाल देते, तो कुछ ही सेल थी, सब में एडीए जीन है। अब इन्हीं सेल से तो सारी बॉडी सेल बननी है, तो हर बॉडी सेल में एडीए जीन पहुंच जाती, तो परमानेंट इलाज हो जाता। तो परमानेंट इलाज जीन थेरेपी तभी होगा जब किया जाए अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में। इस 4 साल की बच्ची के लिए परमानेंट इलाज नहीं था जीन थेरेपी, अभी भी उसे ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। अब बताइए जीन थेरेपी कैसे हुई थी इस बच्ची में, देखो जरा कैसे किया गया था उसमें जीन थेरेपी। सबसे पहले इस बच्ची के ब्लड से, नहीं जिंदा है, लगभग 34 ईयर्स के, 33 या 34 ईयर की है लगभग। ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट में कराया गया था ये सारा काम, तो ठीक है। डॉक्टर फ्रेंच थे, लेकिन विलियम एंडरसन थे। तो चलो देखते हैं कैसे किया गया था इसमें जीन थेरेपी। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले जो मरीज होता है उसके ब्लड से कुछ लिम्फोसाइट निकाल लो। जो मरीज है, जो अफेक्टेड पर्सन है, जो मरीज है, उसके ब्लड से कुछ लिम्फोसाइट निकाल लो। सम लिम्फोसाइट्स आर टेकन आउट फ्रॉम ब्लड ऑफ पेशेंट।
और जो लिम्फोसाइट एक दो निकाली ना, कौन सी निकाली आपने? डिफेक्टिव ही तो है सब। लिम्फोसाइट तो नॉन फंक्शनल निकाल लिया कुछ, और उन्हें मल्टीप्लाई कर लो कल्चर मीडियम में, ग्रोन इन कल्चर मीडियम। मतलब मैंने मान लो ये ऐसे कुछ लिम्फोसाइट निकाल लिए, अब इन्हें कल्चर मीडियम में डाल के मल्टीप्लाई करा लो लिम्फोसाइट ढेरों हो गए। इधर इनको मल्टीप्लाई करने दो, इधर आप क्या करो, फंक्शनल एडीए जीन बनाओ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से जो जीन बनती है उसे सीडीएनए कहते हैं। अरे सीडीएनए बोलो या जीन बोलो। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से फंक्शनल एडीए जीन बना ली हमने, फंक्शनल एडीए जीन बना ली हमने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से, और इसे डाल दो इसमें। किसकी मदद से? ह्यूमन सेल में जीन ट्रांसफर करना है, कौन सा वेक्टर यूज करोगे? डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस। तो फंक्शनल एडीए जीन बनाओ और ट्रांसफर कर दो इनटू lymphocytes with the help of vector disarmed retrovirus। डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस की मदद से एडीए जीन डाल दिया। अरे हर सेल में थोड़ी ना चली जाएगी एडीए जीन, कुछ में जाएगी कुछ में नहीं जाएगी। मान लो इस सेल में चला गया और इस सेल में चला गया, ठीक है। अब ढूंढो कौन सी सेल ने एडीए जीन लिया है। बिल्कुल, एडीए जीन ले लिया, उन सेल को ढूंढो। मतलब अगला स्टेप क्या? सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल। अरे वही बायोटेक वाली प्रोसेस, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट लिम्फोसाइट्स ढूंढो। किसने किसने एडीए जीन ले लिया है, ढूंढो। चलो ढूंढ लिया कि दो ने लिया है, दो ने लिया एडीए जीन, चलो मिल गई। अब क्या करूं? मल्टीप्लाई कराओ इन्हें, इक्वल की जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई करा लो कल्चर मीडियम, ये सेल ही तो है पूरी की पूरी। तो रिकॉम्बिनेंट लिम्फोसाइट्स आर कल्चर्ड, मतलब कल्चर मीडियम में इनको मल्टीप्लाई करा लो। कल्चर मीडियम में मल्टीप्लाई करा लिया तो ये तो ढेरों बन गई सेल्स, ढेरों सेल्स बन गई, और हर सेल में एडीए जीन है, हर सेल में एडीए जीन है। चलो अब क्या करो, कुछ को तो मल्टीप्लाई ही होने दो। सम रिकॉम्बिनेंट लिम्फोसाइट्स आर मेंटेन्ड इन कल्चर, कुछ को तो मल्टीप्लाई ही करने दो, ढेरों बन गई, कुछ को मल्टीप्लाई करने दो, ठीक, और कुछ इस मरीज को दे दो। सम रिकॉम्बिनेंट लिम्फोसाइट कल्चर करने दो, मल्टीप्लाई करने दो, एंड सम रिकॉम्बिनेंट लिम्फोसाइट्स आर ट्रांसफर्ड बैक टू पेशेंट, पेशेंट को दे दो, ठीक है, मरीज को दे दो। अब मरीज को जब आपने निकाला था तो डिफेक्टिव लिम्फोसाइट निकाला था, लेकिन अब आप जो लिम्फोसाइट इसे दे रहे हो उसमें एडीए जीन है। एडीए जीन है मतलब एडीए एंजाइम बन रहा है, मतलब फंक्शनल टी लिम्फोसाइट बन रहा है। मतलब इस बच्ची को आपने दे दिया फंक्शनल टी लिम्फोसाइट्स, सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन एक समस्या है भाई, ब्लड सेल हमारी एक लाइफ स्पैन होता है। जैसे मेरी आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 दिन है, मेरी आरबीसी बॉडी के अंदर डिवाइड थोड़ी ना करती है, उसका लाइफ स्पैन इसके बाद मर जाएगा। मेरी डब्ल्यूबीसी, लिम्फोसाइट, बेसोफिल्स, आइसोनोफिल, न्यूट्रोफिल्स, ये जितने भी हैं ये सबका एक लाइफ स्पैन है, इसके बाद वो मर जाएंगे। तो ये जो लिम्फोसाइट मैं इसको दे रहा हूं उसका भी तो एक लाइफ स्पैन है, दे आर नॉट इमॉर्टल कि कभी नहीं मरेंगे, इनका एक लाइफ स्पैन है, इसके बाद मर जाएंगे। मान लो जो लिम्फोसाइट मैं दे रहा हूं उनका लाइफ स्पैन लगभग 1 महीने है। क्या? लगभग 1 महीने। तो 1 महीने के लिए इसे एडीए एंजाइम वाली लिम्फोसाइट मिल गई, एडीए एंजाइम के कारण फंक्शनल लिम्फोसाइट है इसके पास, 1 महीने का जुगाड़ हो गया। 1 महीने के लिए इसका इम्यून सिस्टम तगड़ा हो गया, राइट। लेकिन इसके बाद
अरे इसीलिए तो मल्टीप्लाई करा रखा है, ये देखो ये क्यों मल्टीप्लाई करा रखा है। उस बच्ची को बोल दिया है बेटा हर महीने आते रहना, ये तेरे लिए ही ग्रो करा रहे हैं, लेके जाते रहना। मतलब आज भी उसे ये करना पड़ता है। तभी बोल रहा था परमानेंट इलाज नहीं है, ट्रीटमेंट के नाम पर उसे एनसीईआरटी कहती है सिंस लिम्फोसाइट्स आर नॉट इमॉर्टल सो इट रिक्वायर पीरियोडिक इन्फ्यूजन। पीरियोडिक इन्फ्यूजन मतलब पीरियोडिक टाइम पर ट्रांसफर, इन्फ्यूजन मतलब ट्रांसफर करना पड़ेगा, रेगुलर इंटरवल पर उसे ये सेल्स देते रहेंगे, तभी तो ये मेंटेन किया हुआ है। ऑब्वियस है, लेकिन जिंदा तो है, लेकिन वो अब बिल्कुल फिट एंड फाइन है, हेल्दी है, पतली दुबली नहीं है, हाँ बिल्कुल हेल्दी है और फिट एंड फाइन है। और इसको रिकैप करते हैं, इसको फटाफट रिकैप करते हैं। उस 4 साल की बच्ची के ब्लड से क्या निकाला गया, लिम्फोसाइट कुछ निकाले गए और मल्टीप्लाई करा लो। अब इधर लिम्फोसाइट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उधर एडीए जीन बना लो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से और उसे डाल दो रेट्रोवायरस की मदद से लिम्फोसाइट में। अब ढूंढ लो कौन कौन से लिम्फोसाइट ने एडीए जीन ले लिया है, ढूंढ लिया, मल्टीप्लाई करा लो, कुछ इसको दे दिया और बाकी मल्टीप्लाई कराते रहो, तो रेगुलर इंटरवल पर इसको दे देंगे। लेकिन अगर यही इलाज अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में कर दिया जाता तो परमानेंट इलाज होता। ठीक है, तो ये जीन थेरेपी पूरी हुई। अगली क्लास में आते ही पता नहीं मैं क्या बातें करूंगा, मतलब बिल्कुल अजीब सी बातें करूंगा, मतलब आपको लगे ये क्या हो गया है आज, तो इसलिए बहुत अलर्ट रहिएगा। अगला टॉपिक है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। अगली क्लास में यह चैप्टर पूरा हो जाएगा और हो सकता है 15 मिनट बच जाए। अगर बच गए तो बायोमॉलिक्यूल अपना चल रहा है, क्योंकि अब तो संडे का नंबर आएगा ना, तो जो बायोमॉलिक्यूल चल रहा था पॉलीसेक्राइड पे छोड़ा था वहीं से उसको कंटिन्यू करूंगा, फिर वही संडे को कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, माइक्रोब और प्लांट, ओए रुक जा, चल रहे हैं और एग्जिट तो करने दे। तो लगभग 1 महीने बता दिया इसको, हाँ रुक जा भाई, ओके।